ओशो अपने पूरे कार्य के दौरान समय समय पर इस पूरी पृथ्वी ग्रह पर आए हुए समूल विनाश की बात करते रहे, उसकी जोखिम पर बात करते रहे और किन किन आयामों से संकट आ रहे हैं, आएंगे और कितना बड़ा विनाश हो सकता है, इसकी बात ओशो करते रहे। निश्चित रूप से वो ये भी कहते रहे कि अगर पृथ्वी ही खत्म हो जाती तो वापस से मानवता को आने में करोड़ों साल लग जाएंगे। सामान्य स्थितियों में व्यक्ति मरता है 2 घंटों में, फिर उसका जन्म हो जाता है, उसको गर्भ उपलब्ध होता है। लेकिन अगर पृथ्वी का विनाश हो गया तो कोई गर्भ उपलब्ध नहीं होगा। तो ओशो इस जोखिम पर काफ़ी आयामों से बोले और उनसे बाहर आने के हर उपाय पर उनने विस्तृत चर्चा की। और क्योंकि अगर हर व्यक्ति ध्यान से भर जाए, शांति से भर जाए, मौन से भर जाए, उत्सव से भर जाए, सृजन से भर जाए, सकारात्मकता से भर जाए, तो उसकी एक ऊर्जा बनती है पूरी पृथ्वी पे। दूसरी तरफ न्यूक्लियर बम और ऐसे ऐसे खतरनाक बम अब आज राजनेताओं के हाथ में है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पलों में इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। और राजनेताओं की मनस्थिति को हम देख सकते हैं, उनके कामों को हम देख सकते हैं, उनकी सब तरीके की छीना झपट को हम देख सकते हैं, अहंकार देख सकते हैं, मूढ़ताएं देख सकते हैं, मानसिक विकृतियां देख सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में ऐसी विनाशकारी शक्ति, फिर पर्यावरण की हालत खराब हो रही है। फिर जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, कहीं कम होती जा रही है, कहीं भयावह होती जा रही है, तनाव बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं। बहुत साल पहले की बात होगी, एक बार जब ओशो ऐसे ही संकटों पे बात करते थे तो मैं बात कर रहा था किसी से, तब तो हम आश्रम कहते थे, तो मुझे जिनसे बात हो रही थी, नाम लेना अच्छा नहीं है, वो मेरे को बोले कि तुझे क्या लगता है कि कोई आशा रख सकता है तू? जब इसी तरीके के एक प्रश्न को लेके ओशो से पूछा कि क्या आप हमें जगाने के लिए इस तरीके की हम जोखिम पे बात कर रहे, तो ओशो ने कहा कि अरे क्या बेवकूफ़ हो रहे यार, कुछ तो होश संभालो, तुमकी क्या हो रहा है। तो जितना विनाश पे काम हो रहा है उतना बचाव पे काम नहीं हो रहा है, या कह सकते हैं कि बचाव पे काम। क्योंकि जब ओशो कहते हैं कि मैं एकमात्र आशा हूं, तो आशा तो सिर्फ ओशो है। और उस आशा पे हम क्या बात करें, कितनी बात करें? चलो इसी तरीके से गणना करें कि लगभग ओशो ने 30-35 साल शरीर में रह के काम किया। उनके 30-35 साल के काम को देखो, अपने संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाया, हर देश में पहुंचाया, हर भाषा में पहुंचाया, करोड़ों 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 हृदयों को छुआ, ध्यान की क्रांति पैदा करी, रूपांतरण की क्रांति पैदा करी, होश की क्रांति पैदा करी। कैसे कैसे न संगीत बने, कैसे न कैसे ध्यान विधियां, थेरेपी। ओशो के आसपास के काम की त्वरा देखो। 650 किताबें एक अकेले आदमी की जो 70 भाषाओं में अनुवादित हो, हजारों घंटों के ऑडियो वीडियो, देखते देखते अमेरिका में एक शहर बसा दिया। और उनकी देह से जाने के बाद के 35 साल क्या किया? बसी बसाई बस्ती को उजाड़ दिया गया, बुरी तरीके से उजाड़ दिया गया। क्या उस बस्ती में कोई खिलावट हुई? रंच मात्र भी कुछ बढ़ोतरी हुई? घाटा ही घाटा, नुकसान ही नुकसान, हानि ही हानि।
पता नहीं कौन कौन से लफंगे ओशो के नाम से शोषण की दुकानें खोल के बैठ गए। और ओशो के काम को कीचड़ में जाके आरतियां कर रहे साले बेशर्म यार। और मैं मानता हूं कि आज व्यक्ति के जीवन में दुख है, पीड़ा है, मानसिक तनाव है। आज का जीवन आसान नहीं रहा। मैं जब अपने बचपन को देखता हूं और बचपन की जब चीज़ों को मुझे याद आती है तो भोले लोग थे, छोटे मोटे अपने अपने काम धंधे थे, घर थे, गली मोहल्ले थे, रीति रिवाज थे, मिलना जुलना था, खाना पीना था। यस, बीमारियां भी हो जाती थी। अब ऐसी कोई बीमारियां तो मैंने तो नहीं सुनी भाई कि किसी डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर मैंने मेरे बचपन में कभी, हाँ छोटा मोटा कभी किसी के 10 लग गई और ऐसे कुछ होते थे। और मानसिक तनाव और परेशानियां मैंने तो नहीं सुनी किसी को कि रात को नींद नहीं आ रही। लाइटें नहीं थी, बिना पंखे के भी नीम के पेड़ के नीचे हम लोग आराम से सो जाते थे और अच्छी नींद आती थी। जब ओशो से पूछा गया कि आधुनिक मनुष्य की क्या समस्याएं हैं, तो ओशो ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 तो जो अनादि अनंत से चली आ रही वो है ही, लेकिन 2 जुड़ गई। बोले आज का व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी हो गया, और दूसरा आज का व्यक्ति प्रकृति से दूर चला गया, और प्रकृति परमात्मा है। और आज जो इंटरनेट और मोबाइल ने किया है, बीमारी को जटिल से जटिल कर दिया। हर व्यक्ति 24 घंटे मोबाइल पर है। और आशा तो सिर्फ ओशो है, ओशो का काम है, लेकिन क्या उस तरह से काम हुआ या हो रहा है जिस तरह की जरूरत है? क्या ध्यान की क्रांति फैल पाई? क्या ओशो ने जिस गति से काम किया उसका 0.00001% भी उसके बाद की पीढ़ी काम कर पाई? इतना काम तो वो कर गए थे, उस काम को सिर्फ थोड़ा सा वैसे ही चलाना था। हर तल पर, हर आयाम पे सिर्फ और सिर्फ सपाचट कर दिया, नुकसान कर दिया। कहते नहीं कि बाप दादाओं ने हाथ जोड़ जोड़ के दुकानदारी जमाई और नालायक औलादों ने देखते देखते व्यापार को चौपट कर दिया। कैसे कैसे ना अद्भुत लोग हमने ओशो के आसपास देखे। सालों साल ओशो ने उनके ऊपर काम किया। वो ओशो के काम के आधार है। ओशो कहते भी रहे कि जब शुरुआत के सालों में जब ओशो बोलते थे कि तुम लोग इस जो मंदिर में निर्माण कर रहा हूँ उसकी बुनियाद बन रहे हो, नींव बन रहे हो। वो नींव के पत्थर आज भी हैं, थोड़े बहुत चले गए, बाकी बहुत है। कहाँ है मुझे कोई बता सकता है? क्या सदुपयोग हो रहा है इस मानवता के लिए और ओशो के कार्य के लिए? उनका ओशो के कार्य की उनको समझ है, ओशो के प्रति उनके अंदर प्रेम है, समर्पण है, रोम रोम में उनके ओशो बसे। यस, जब इन दिनों में मैं एक गहन पीड़ा से गुजरा और चीज़ों को फिर वापस से देखने लगा, और मेरे को याद आया कि यार करीब 50 साल से ओशो को सुनने के और इतने ध्यान और इतनी थेरेपी जो इतना कुछ करने के बाद भी ओशो की आज भी कितनी ज़रूरत लगती है।
तो सोचो कि इस मानवता को ओशो की कितनी जरूरत है, और क्या ओशो को हम उपलब्ध करवा पाए मानवता को। ये यक्ष प्रश्न तो है, और अगर नहीं उपलब्ध करवा पाए या उपलब्ध करवाने में कमी रह गई तो उसकी जवाबदारी तो इस पीढ़ी को लेनी पड़ेगी, जो ओशो के देह के जाने के बाद नाकारा साबित हुई, बुरी तरीके से नाकारा साबित हुई। मैं जब भाई ठीक है, बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों ओशो को प्रेम करने वाले हैं, ओशो के शिष्य सन्यासी, लेकिन मैं कई निर्णायक पदों पर बैठे लोगों के कामों को देखता हूं तो निश्चित हैरानी होती कि इतने छोटे दिल के लोग, इतना अहंकार, इतनी जड़ता, इतनी वासना, मरे जा रहे हैं सेक्स के लिए बुढ़ापे में भी। मुझे एक बार किसी ने कहा था, किसी संदर्भ में बात हो रही थी तो, कि ओशो के काम का भी नुकसान ये सेक्स कर सकता है। ये बहुत पुरानी बात है जब ओशो बॉडी में थे तब की। बोले जिस तरीके से तंत्र का नुकसान हुआ, और मैं मानता हूं कि सेक्स ओशो के काम के लिए जहर बन गए। उस करुणा निदान ने ओशो ने सेक्स पे बात की ताकि हम सेक्स की से बाहर आ पाए, लेकिन सेक्स से लथपथ लोग भागे चले गए और सेक्स का सिर्फ एक घटिया रेलम पेल मचाया और कुछ नहीं किया। और सेक्स के कारण ही झगड़े आते हैं, क्योंकि सेक्स झगड़े पैदा करता है, वासना झगड़े पैदा करती है, प्रेम भाव नहीं आ पाता। मैंने देखा निकट से कि कितनी ईर्ष्या होती है, कितने एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं वासनाओं के कारण, सेक्स के कारण। सेक्स की वजह से ही व्यक्ति चाहता है कि कोई प्रतियोगिता नहीं हो, कोई दूसरा ना बचे, क्योंकि अगर कोई मौका आया तो मैं अकेला होऊंगा उस मौके को भोगने के लिए, क्योंकि आते ऐसी पड़ गई है कि नीत नया पार्टनर चाहिए। चाहे वो ओशो ने कितना ही कहा हो कि एक व्यक्ति के साथ उतरो, क्योंकि एक स्त्री के अंदर जब आप उतरते हो तो पूरी मनुष्य जाति की स्त्रीण ऊर्जा में उतर जाते हो या पुरुष ऊर्जा में उतर जाते हो। सुनना किसको है? और अपनी इन क्षुद्र वासनाओं के लिए ऐसे क्षुद्र लोग पदों पर बैठ गए, या जिनके हाथों में सत्ता केंद्रित हो गई, उनने सिर्फ और सिर्फ अपनी वासनाओं के लिए ओशो जैसे महर्षि के काम का इमेंस नुकसान किया, इस मानवता का इमेंस नुकसान किया, इस पृथ्वी ग्रह का इमेंस नुकसान किया, इस पृथ्वी ग्रह पर बसने वाले जीवंत जीव का नुकसान किया। अगर ये जीवंत ग्रह कल को किसी जोखिम में आ जाता तो उसके पीछे ये पीढ़ी जिम्मेदार है, जो कामातुर होके ओशो के काम को सूली देने में चूके नहीं। क्या कमी थी? क्यों ओशो के 4 लोग साथ रह के काम नहीं कर पाते? मैं सुनता हूँ कई जगहों पे लोग बड़े उत्साह से, क्योंकि मैं काफ़ी सालों तक आश्रम से केंद्रों का और काम देखता था, तो बड़े उत्साह से गाँवों से या जगहों से लोग आते, अरे भैया पैसे इकट्ठे कर लेते, घर का किराए से ले लेते या खरीद लेते और आश्रम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उत्साह तो बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उनमें सब में झगड़े हो जाते हैं। और कितने ही केंद्रों को मैंने जितनी तेज गति से बनते देखा, उतनी तेज गति से उजड़ते भी देखा।
पूरी दुनिया में एक से एक कम्यून बन गए थे ओशो के होते, सब स्वाहा, चाहे वो लंदन हो कि चाहे वो जर्मनी हो कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। हम तो कईयों के नाम भी जानते हैं। भारत में भी कितने आश्रम बने, आज नाम लेवा ही नहीं बचे। और उसके मूल में अगर जाया जाए तो सेक्स, क्योंकि सेक्स से सब तरीके की कुंठाएं आती, ईर्ष्या आती। क्योंकि एक अनार है सो बीमार, क्योंकि वासनाग्रस्त व्यक्ति के लिए किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। सुनते हैं ना भाई कि राजा महाराजाओं के हरम में हजारों स्त्रियां होती थी, सालों तक एक स्त्री के पास नहीं जा पाते थे। लेकिन ये वासना ऐसी होती है, सेक्स ऐसा ही होता है। और उसी मानसिकता के लोग जब पदों पर बैठ गए तो उनने अपनी सेक्स के लिए कि जो एक अनार आए वो मुझे ही मिले, कोई और नहीं है, सबके पीछे पड़ के उजाड़ के रख दिया ओशो की बस्ती को पूरी तरीके से। सोचना तो होगा। हालांकि अब तो इतना देरी हो चुकी है कि अब मुझे कोई आशा ओशो के काम को लेके भी नहीं है, कण बराबर भी। मैं किसी व्यक्ति को देख के आशान्वित नहीं हो पाता हूँ कि हाँ कल को कुछ हो सकता है। इतने छोटे दिलों के लोग, उनसे क्या आशा करोगे, क्या आशा करो। जब मैं उनके कृत्यों को देखता हूँ, कामों को देखता हूँ, उनकी भागम भाग को देखता हूँ, तो मुझे कोई आशा, क्योंकि वो निर्णायक पदों पे बैठे हैं, ऐसी जगहों पे बैठे हैं जहां ओशो के काम को वो इमेंस नुकसान करते रहे और करते रहेंगे। वहां से कोई आशा मुझे नहीं है। मुझे वहां से कोई आशा नहीं। अब ये कि छोटी छोटी बातों से मन बहलाओ कि भाई फेसबुक पे कितने क्लिक हो गए, यूट्यूब पे कितने क्लिक हो गए, पता नहीं क्या क्या इनकी गिनतियाँ करते रहो, उनसे मन खुश होते रहो कि तो खुश हो ना। मन बहलाने को कोई कमी, बेवकूफ़ियों की कमी नहीं है। आज मेरे को हैरानी होती है कि ओशो के आसपास दुनिया के एक से एक शानदार संगीतज्ञ है। व्यक्तिगत रूप से हम कईयों को जानते भी या अधिकांश को जानते हैं, और कितना ना अद्भुत संगीत उनने निर्माण किया। इन 30 सालों में उन संगीतकारों ने कैसा कैसा ना चमत्कार किया होता, और कैसा ना ये पूरी मनुष्यता देखते रह जाती कि संगीत हो तो ऐसा। एक प्रवचन मोशा ने कहा था, तब मैं प्रवचन में था जिस दिन विनोद खन्ना बैठा था, हिंदी का प्रवचन था, कि सारे लोग कहते कि फिल्में अच्छी नहीं बनती, हम अच्छी फिल्म बना के बताएंगे कि ऐसी फिल्म बनना चाहिए। विनोद बैठा है यहाँ पे। एक उदाहरण देने के लिए ओशो ने पूरी भूमिका तैयार कर दी, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो मूर्तिकला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्या हमने ऐसा संगीत, और वो सारे संगीतकार आज भी हैं। मिलेरापा भी है, जोशुआ भी है, निवेदनो भी है, नाम गिनो। क्यों सब मिलके एक अच्छा संगीत, जब उस समय में इतना संगीत, आज भी कोई सुन के देखे टेरा इनकॉग्निटा को, 5 फिंगर्स को, उस समय के बने हुए अफ्रीकन ड्रम्स को, सबको, और सारे ध्यान के संगीतों, और उसके सुबह के सत्संग में जब पूना 1 के दौर में बनते थे, और
जब पूना 2 में ओशो जिब्री शो सब करवाते थे और जब उनके आसपास संगीत बजता। मैं संगीत का एक उदाहरण दे रहा हूँ, कितने ही क्षेत्र थे, हमारा कैसा प्रकाशन विभाग था। मुझे आज भी याद है, हम सालों तक श्रेष्ठ मुद्रण की और श्रेष्ठ डिजाइन की पुरस्कार जीतते रहे। ओशो की किताबें उदाहरण थी लोगों के लिए कि पुस्तकें ऐसी बननी चाहिए, ऐसी मैगजीन्स बननी चाहिए। और वो जमाना था जब प्रिंटिंग का ऐसी हाई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इधर लिखो, इधर कुछ करो, इधर प्रिंट करो। हमने तो वो जमाना भी देखा है जब अक्षरों को बना के पिट करके प्रिंटिंग की जाती थी, भटक भटक भटक। उस दौर में कितनी श्रेष्ठ किताबें बना दी। आज मैं सोचता हूं कि अगर ओशो के काम को वो गति, जो गति ओशो दे गए थे, वही बनी रहती तो लहा लहा उठती है मानवता ओशो संदेश से। ओशो का ध्यान, ओशो का प्रेम, ओशो की विजडम, ओशो की शांति। कैसे ना ओशो एक एक प्रवचन में कितने हीरे मोती बिखेर देते, सुन के दंग रह जाते हैं कि ओहो, ये पूरी मानवता हकदार है ओशो के इन प्रवचनों को सुनने के लिए। अगर उन तक ओशो का संदेश नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाने का कोई कारण है, और जो लोग कारण बन रहे हैं वो गुनाहगार है इस मानवता के, बहुत बड़े गुनाहगार। कल ही एक शाम को मेरी मित्र से बात हो रही थी, कुछ खबरें ले रहा था, तो निराशा हो। 150 लोग इकट्ठे होकर पे कर लेते हो यार। हमने कैसी ना बहारें देखी। ये बहारें क्यों उजड़ गई यार, क्यों उजड़ गई? किसने उजाड़ी, किसने उजाड़ी? क्या क्या है यार, क्या क्या है, क्या क्या है यार, क्या क्या? मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा बोलूँ, धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलूँ। मेरी किताब उजाले की ओर में तो आएगी ही, लेकिन उसके अलावा भी अब मुझे मेरी तरफ से जो लगता है वो मुझे बोलना है। मैं किसी के व्यक्तिगत रूप से तो विरोध में नहीं हूँ, क्यों होने लगा, और व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं किसी से। लेकिन यस, सामूहिक रूप से जो गैर जिम्मेदारी हुई है, जो लापरवाही हुई है, जो सेक्स की वजह से विनाश हुआ है, उस पर बात करने का मेरा मन है। मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आर्थिक मदद करिए। सचमुच में, सचमुच में, सचमुच में। अब बोलूँगा मैं, बहुत ज़्यादा बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बोलूँगा।